गोल्ड को हमारे देश में सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। लेकिन क्या हो जब देश में सबसे बड़ी गोल्ड का व्यापार करने वाली कंपनी ही निवेशकों और सिस्टम की आंखों में धूल झोंकते। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी कंपनी की जो कि फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में बैठी थी, परंतु देखते ही देखते अंदर कुछ और सिस्टम चल रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स की। लेकिन इस कंपनी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह नहीं है कि इसने घोटाला किया। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि हमारे देश की चौकीदार एजेंसियां, जिन्हें आम आदमी के 100 रुपए के यूपीआई पेमेंट का भी हिसाब चाहिए होता है, जब ये कंपनी स्कैम कर रही थी तब क्या वे सो रही थी? वो इस हजारों करोड़ के स्कैम पर आराम से नींद पूरी और गांजा फूक कर पड़ी हुई थी। आइए बात करते हैं राजेश एक्सपोर्ट आखिर काम क्या करती है और आखिर इतने बड़े स्कैम को कंपनी ने अंजाम कैसे दिया। आइए सबसे पहले जानते हैं कंपनी आखिर कितनी बड़ी थी। राजेश एक्सपोर्ट कोई आम सुनार की दुकान नहीं थी। इनका बिजनेस मॉडल है माइन टू मार्केट, यानी खदान से लेके आपके गले के हार तक सब कुछ इनका। इनके पास दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी है स्विट्जरलैंड में, वो जिसे इन्होंने कई सालों पहले खरीद लिया था। ये कच्चा सोना इंपोर्ट करते हैं, उसे रिफाइन करते हैं, वह उसके हार ज्वेल्स बना के बाजार में बेच देते हैं। भारत में इनकी खुद की एक रिटेल चेन है जिन्हें आप शुभ ज्वेलर्स के नाम से जानते हैं। एक वक्त पे इनका रेवेन्यू लाखों करोड़ में था और ये इतना बड़ा रेवेन्यू गोल्ड मार्केट में अपने कंट्रोल रखता था दुनिया भर के। लेकिन कहते हैं ना, जब चमक ज्यादा हो तो पीछे का अंधेरा दिखाई नहीं देता। बस वही अंधेरा अब सामने आ चुका है। अब आते हैं असली खेल कहाँ से शुरू होता है। फाइनेंशियल नंबर से की जादूगरी से। मार्केट में किसी भी बड़ी कंपनी की रीढ़ की हड्डी उसके ऑडिटर होते हैं। लेकिन जब राजेश एक्सपोर्ट के ऑडिटर्स ने इनके अकाउंट्स पर सवाल उठाए और उन्हें साफ जवाब नहीं दिया, तो उन्हें इस्तीफा दे दिया। यह तो सदियों पुरानी परंपरा या कहानी है कि जब हिसाब में गड़बड़ी हो तो सीए सबसे पहले भागता है। कंपनी एक्सपोर्ट के आंकड़े इतने बड़े बताती थी, लेकिन जमीनी हकीकत पर उन आंकड़ों का फिजिकल गोल्ड और कैश फ्लो मैच ही नहीं होता था। आम भाषा में कहे तो कागजों पर हाथी दौड़ता था, पर जमीन पर उसके पैरों के निशान भी नहीं थे। और इस चक्कर में जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई उस कंपनी में लगाई, उनका पोर्टफोलियो पूरी तरह से क्रैश हो गया। अब बारी आती है हमारी वर्ल्ड वाइड एजेंसियों की, ईडी, सीबीआई, सीबीआई। ये आखिर सब कहाँ थे? आजकल तो हमें बताया जाता है कि सिस्टम बिल्कुल टाइट है। न खाता हूं न खाने दूंगा। ये नारा हर दिशा में गूंज रहा है। तो क्या यह नारा सिर्फ विपक्षी नेताओं और आम आदमी के लिए है? सोचिए, अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में 5,000 रुपए का गलती कर दे, तो इनकम टैक्स विभाग आपको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे आपने देश का खजाना लूट लिया हो। लेकिन जब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करने वाली कंपनी के अकाउंट्स में इतना बड़ा झोल निकलता है, तब हमारी सरकारी एजेंसियां अचानक से मेडिटेशन की स्थिति में चली जाती है। सरकार रोज टीवी पर आकर ईज ऑफ डूइंग का डंका बजाती है, लेकिन रियलिटी देखकर यह लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, बल्कि ईज ऑफ डूइंग स्कैम्स बन चुका है। अगर आप बड़े सेठ हैं तो आपके लिए सब माफ है। सेबी, जिसका काम रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाना है, वो तब तक नहीं जागती तब तक पूरी आग ना लग जाए। क्या हमारी एजेंसियां सिर्फ पोस्टमार्टम करने के लिए रह गई है? राजेश एक्सपोर्ट्स का यह मामला सिर्फ एक कंपनी फेल होना नहीं, यह हमारी रेगुलेटरी सिस्टम्स के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। यह दिखाता है कि जब तक सरकार और उसके पालतू विभागों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, तब तक बैलेंस शीट में कितना भी बड़ा गड़बड़ घोटाला क्यों ना हो, सब चलता है। अब आप मुझे बताइए कमेंट्स में, आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा स्कैम बिना किसी राजनीतिक, बैंकिंग और एजेंसियों की मिली भगत के बिना संभव है? अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट में और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।